Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Umer and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to discuss another very important question of MA English Part 2 poetry, that is major themes in Ted Hughes poetry. जी टेड ह्यूग्स की पोइट्री के मेजर थीम्स भी आ जाते हैं पेपर में, और कभी एग्जामिनर जो है इन थीम्स में से किसी एक थीम पे आपको क्वेश्चन दे देता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ज़रूर आप थीम्स कवर करें सारे, और मैं आपसे हैंड रिटन नोट शेयर करूँगी अपने. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. On the screen you can see the picture of Ted Hughes, one of the greatest writer of English literature. Major themes का question आ गया है. Discuss the major themes in Hughes poetry. Edward James Ted Hughes 1930 to 1998 was a modern English poet and a children's writer. वो modern English poet था और बच्चों का writer भी था. He belonged to 20th century and critics routinely rank him as one of the best poets of his generation. 20वीं सदी से जी इसका ताल्लुक़ था और क्रिटिक्स इसको बेस्ट पोइट शुमार करते थे उसकी जनरेशन के हिसाब से. ह्यूग्स वाज ब्रिटिश पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1984 अंटिल हिज डेथ. ब्रिटिश पोइट लॉरिएट का खिताब उसको मिला था 1984 में, और वो उसकी डेथ तक उसके साथ रहा था. हिज पोइट्री डील्स विद वेरियस थीम्स. बहुत सारी थीम्स हैं जी इसकी पोइट्री में. हाउएवर द मेजर थीम ऑफ हिज पोइट्री इज़ हिज कंसर्न विद मैन. जो मेजर थीम है इसकी पोइट्री में वो इंसान से ताल्लुक़ रखता है कि इंसान का क्या रिश्ता है नेचर के साथ और एनिमल वर्ल्ड के साथ. अभी आप आगे पढ़ेंगे. Themes are defined as themes are fundamental ideas that are often universal. Themes fundamental ideas हैं जो कि अक्सर universal होते हैं. That are explored in some literary work. जो किसी literary work में explore किए जाते हैं. The subjects he prefers to write on are several. बहुत सारे subjects हैं जिनको वो prefer करता है कि वो उन पे लिखे. For instance, man in relation to animal world, जैसे मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ. Man and nature, war and death and violence. इंसान का रिश्ता एनिमल्स की दुनिया से, इंसान और मदर नेचर का ताल्लुक, war and death and violence. ठीक है. Violence and the brutal is certainly one of the dominant themes in his poetry. Theme of violence इसकी poetry में बहुत dominant theme है, major theme कहलाता है. Hughes is fascinated by all kind of violence. Violence in love, violence in the jungle, violence in a battle. जंग में जो violence होती है, जंगल में जो violence होती है, and violence of death. Hughes believes that violence, though painful and fatal, but it is also a guarantee of energy and life. Violence हालांकि पेनफुल होती है और फेटल होती है, लेकिन ये गारंटी भी है एनर्जी की और लाइफ की. द थीम ऑफ वायलेंस इज़ एप्ट एंड विविड इन द एनिमल पोइम्स ऑफ ह्यूग्स. ह्यूग्स की जो एनिमल पोइम्स हैं उसमें थीम ऑफ वायलेंस बहुत हमें क्लियर दिखाई देता है. द जैगवर, पाइक, थ्रशेस एक्सेट्रा, ये तमाम पोइम्स हैं जो एनिमल पोइम्स हैं और इसमें वायलेंस नज़र आता है. These poems depict the cruelty, fierceness and the violence in nature. ये डिपेक्ट करती हैं क्रूलिटी को, एग्रेसिवनेस, वायलेंस जो होती है नेचर में. Hughes sees violence in nature clearer than Tennyson, who saw nature. वो मदर नेचर में वायलेंस को देखता है, टेनिसन से ज़्यादा वाज़े तौर पे देखता है. टेनिसन जो है वो नेचर को इस तरह से देखता था, red in tooth and claws. Hughes shows violence in the poem Pike, and the pike fish are killer from the egg, meaning that a pike fish would kill its own eggs. कि एक pike fish जो होती है वो अपने ही eggs को खुद मार देती है if it can get nothing else to satisfy its appetite. जब उसके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं होता या उसको खाने के लिए नहीं मिलता तो वो अपने ही अंडों को खा लेती है. In the poem Hawk Roosting, the bird says to himself. इसकी एक और पोएम जिसका नाम हॉक रोस्टिंग है, उसमें वो बर्ड अपने आप से कहता है, आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन. कि मैं वहाँ कत्ल कर देता हूँ जहाँ मुझे खुशी होती है. माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स, कि वो हेड्स को टीयर ऑफ कर देता है. ह्यूग्स डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स इज़ रिमार्केबल, विविड, स्टार्टलिंग येट ट्रूथफुल.
कि उसने एनिमल्स की जो डिपिक्शन की है, यानी उसको जो डिस्क्राइब करने का जो उसका अंदाज़ है वो रिमार्केबल है, बहुत क्लियर है और हैरानकुन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसने सच्चाई से काम लिया है उनकी डिपिक्शन में। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डैड ह्यूग्स हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल्स। बचपन से ही डैड ह्यूग्स को एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट था। द एनिमल्स डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूग्स कवर्स अ वाइड रेंज: द हॉक, द थ्रश, द पाइक, द जैगुआर, द स्काईलार्क, द हॉर्स, द कैट, द माउस, द बुल, द पिग, द ओटर, द बुल फ्रॉग, द क्रो एंड मैनी मोर। ये तमाम एनिमल्स हैं जो कि उसने इस्तेमाल किए हैं अपनी पोइट्री में और डिस्क्राइब किया है उनको बहुत वजाहत से। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज़ द फेवरेट टेरिटरी ऑफ ह्यूग्स। उसको एनिमल्स की वर्ल्ड बहुत पसंद है और ये सब्जेक्ट उसका फेवरेट है टू बी यूज्ड इन हिज पोइट्री। द यूज़ ऑफ एनिमल्स हैज़ अ सिम्बॉलिक पर्पज़ इन हिज पोइट्री। जो वो एनिमल्स का इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में तो उसका एक सिम्बॉलिक पर्पज़ भी है। एज़ इन द पोएम थॉट फॉक्स, ये आपके सिलेबस में शामिल है और आप पढ़ चुके हैं। He explains his poetic process that the thought appears like a fox, कि जो सोच आती है पोइट के जहन में वो फॉक्स की तरह अपीयर होती है। He uses an animal fox to describe how an idea comes and completed, कि किस तरह से एक आइडिया जहन में आता है और वो कंप्लीट होता है। ये जो पोएटिक थॉट का प्रोसेस है कंप्लीट होता है। He says that the idea comes into the dark hole of head slowly and steady, just as a fox appears stealthily. First its nose and eyes appear and then the whole body comes clear. वो यहाँ कह रहा है कि आइडिया उसी तरह शायर के दिमाग में एंटर होता है जैसे कि एक फॉक्स जो है वो अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आता है आहिस्ता से, चुपके से, और पहले उसका नोज़ एंटर होता है, फिर उसकी आईज़ नज़र आती हैं और फिर उसकी पूरी बॉडी वाज़े होती है। A fox's nose touches twig leaf, two eyes serve a movement that now and again, now and now and now. These are textual quote. आप ये ज़रूर नोट कर लीजिए और ये पेपर में भी शामिल कीजिए। Same is the case with the idea. There is a glimpse of an idea in the mind, then it develops gradually. कि इसी तरह आइडिया भी जो है पहले उसका ग्लिम्प्स होता है माइंड में और फिर वो ग्रेजुअली डेवलप करता है। In the poem Full Moon and Little Freda, Hughes tries to capture the moment of evening through different activities, यानी वो इवनिंग की मोमेंट को उसने कैप्चर किया है इस छोटी सी पोएम में जिसका नाम है Full Moon and Little Freda. At the time of evening, milkmen hold their buckets to milk their cows while the children are playing and the dogs are barking occasionally. यानी वो शाम का वक्त दिखाया है इसमें जब मिल्कमैन जो है वो अपनी बकेट्स लेके काउस की तरफ जाते हैं मिल्क लेने के लिए और जो चिल्ड्रन हैं वो खेल रहे हैं। इसी तरह डॉग्स जो हैं वो दे आर बार्किंग ऑफ एंड ऑन। द फॉग प्रिवेल्स एवरीवेयर, चारों तरफ फॉग सी है, एक धुंध सी छाई है। एंड द काउज आर रिटर्निंग होम आफ्टर फुल डे ग्रेजिंग, यानी सारा दिन उनका ग्रेजिंग करते गुजरा है और अब वो घरों की तरफ वापस जा रही हैं। द काउज लुक लाइक अ रिवर ऑफ ब्लड और बोल्डर्स एट द टाइम ऑफ इवनिंग, यानी शाम के वक्त वो काउस की वो जो एक कतार है वो बिल्कुल एक रिवर ऑफ ब्लड की मानंद नज़र आ रहा है, या बोल्डर्स जो रॉक्स होती हैं शाम के टाइम में। ही सेज cows are going home, a dark river of blood, many boulders balancing unspilled milk. Another poem which deserves consideration is Pike. उसकी एक और poem जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं वो पाइक है। द पाइक इज़ अ काइंड ऑफ फिश, ये एक फ़िश की काइंड है। द फर्स्ट 4 स्टैंडर्स ऑफ दिस पोएम कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाइक। पहले 4 स्टैंडर्स में पाइक की डिस्क्रिप्शन की गई है इस पोएम में। द डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी ओरिजिनल एंड ग्राफिक, बहुत ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की गई है पाइक की। Hughes continues to show his interest in animals in the same way and takes them as representatives of the nature. ह्यूग्स जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है एनिमल्स में और वो एक तरह से इनको कहता है कि ये एनिमल्स जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मदर नेचर के। नेचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ हिज पोइट्री, नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है पोइट्री का। ही थिंक्स मैन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू नेचर, वो ये सोचता है कि इंसान जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है नेचर के साथ, कुदरत के साथ। ही इज़ फैसिनेटेड बाय द सेवेजरी ऑफ नेचर, दो दिस सेवेजरी डज नॉट गिव राइज टू एनी फीलिंग ऑफ डिसलाइक ऑफ नेचर या फॉर नेचर।
जी वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो फैसिनेटेड है नेचर की सेवेजरी से, लेकिन ये जो सेवेजरी है ये किसी तरह की फीलिंग को नहीं उभारता कि वो इस नेचर को डिसलाइक करे। एज अ नेचर लवर वो कुदरत से मदद, नेचर इससे बहुत मोहब्बत रखता है। ही यूजेस ऑल हिज लिंग्विस्टिक पावर एंड स्किल टू कन्वे हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। वो अपनी तमाम की तमाम लैंग्वेज की पावर इस्तेमाल करता है और स्किल को, ताकि वो अपनी इस क्लोज ऑब्जर्वेशन को कागज़ पे उतार सके अल्फाज के ज़रिए। रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नेचर पोइम्स। जी इसकी एक पोइम है जिसका नाम रेन है और ये आउटस्टैंडिंग पोइम्स में से एक है और इसमें नेचर का जिक्र किया गया है। इन दिस पोइम ही प्रेजेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ रेन। विविड पिक्चर प्रेजेंट की गई है रेन की, बारिश को बड़ी खूबसूरती से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। फ्लड्स एंड फ्रॉस्ट, फ्लड भी उसमें रिप्रेजेंट किया गया है और फ्रॉस्ट भी। द रेन गोज़ ऑन एंड द वेदर गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, यानी बारिश होती चली जाती है और मौसम ठंडा होता जाता है। द मिड आफ्टरनून duck soaks into the soaked thickets and the cattle find no other place except the brimming world and the pouring sky। ये अब कितनी खूबसूरती से बारिश को बयान किया गया इस पोइम में। Then there is a poem October Dawn, एक और पोइम है जिसका नाम October Dawn है। The choice of the words in this poem is strikingly appropriate, यानी अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से किया गया है इस नज़म में। And the landscape of the nature is brought before eyes in the most effective manner, यानी उसको ग्राफिकली इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो हमारे माइंड पे उसका एक बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। द मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ लाइक मैरी गोल्ड। मंथ ऑफ अक्टूबर को उन्होंने कहा है ये मैरी गोल्ड है। अक्टूबर इज़ मैरी गोल्ड एंड येट अ ग्लास फुल ऑफ वाइन। जी अक्टूबर के महीने को मैरी गोल्ड कहता है और ये कहता है कि ये ग्लास ऑफ वाइन है। इन द पोएम विंड ही डिस्कसेस नेचर, एक और पोएम जिसका नाम विंड है उसमें भी वो नेचर को डिस्कस करता है एज अ सिक्योरिटी, वो उसको सिक्योरिटी बुलाता है। एज ही सेज दैट नेचर सर्व्स एज सिक्योरिटी, कि नेचर जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे सर्व करती है। बिकॉज मैन सीक्स द हिल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉर्म, कि आदमी जो है वो हिल्स की जानिब चला जाता है ताकि वो स्टॉर्म को अवॉइड कर सके। विंड स्टैम्पीडिंग द फील्ड्स अंडर द विंडो, फ्लॉन्डरिंग ब्लैक एस्ट्राइड एंड ब्लाइंडिंग वेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से विंड को पेश किया है, स्टॉर्म के बारे में बताया हुआ है। वर्ल्ड वॉर्स वर अ बिटर रियलिटी, वर्ल्ड वॉर का भी थीम है यहाँ पे और ये एक बिटर रियलिटी है। या कह सकते हैं जो गुजर चुकी हैं वर्ल्ड वॉर्स वो बिटर रियलिटी थी। एंड द मोस्ट ऑफ द पोइट्स हैड शट देयर आइज़ फ्रॉम दिस अगली रियलिटी, ज़्यादातर पोइट्स ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है इस अगली रियलिटी से। ह्यूग्स डिसाइडेड टू फेस इट, लेकिन ह्यूग्स ने सोचा कि वो इसके बारे में ज़रूर लिखेगा। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड टेड ह्यूग्स वाज ओनली 9, यानी दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू जब हुई तब टेड ह्यूग्स की उम्र सिर्फ 9 साल थी। All the horrible activity of war left a bad and dangerous impression on the mind of the young and sensitive poet. वॉर की तमाम हॉरेबल एक्टिविटी उसके माइंड में बिल्कुल ताज़ा थी और एक बहुत बैड और डेंजरस इम्प्रेशन पड़ गया था उसके माइंड पे, और वो एक सेंसिटिव और यंग पोइट था उस वक्त। His poetic mind felt a great revolt against this man-made calamity. वो उसके माइंड में एक रिवोल्ट पैदा हुआ मैन मेड कैलामिटी के सिलसिले में या उसके अगेंस्ट। ही कुड नॉट बेयर द हैवॉक ऑफ वॉर इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी और हिरोशिमा में जिस तरह से वॉर हुई थी और जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन द पोएम 6 young men he bring out a contrast between the mood of 6 young men बिफोर वॉर एंड देयर कंडीशन आफ्टर वॉर, यानी उसने 6 यंग आदमियों की कंडीशन दिखाई है बिफोर वॉर एंड आफ्टर वॉर। Hughes comments, this was shot in an attack and lay. Then this one, his best friend, was shot too. यानी उसमें ये वायलेंस दिखाई हुई है वॉर की, कि वॉर में क्या कुछ होता है। Hughes show a rare boldness in facing the situation, ये बहुत रेयर बोल्डनेस है जो Hughes ने दिखाई है इस सिचुएशन को फेस करते हुए। And in expressing the horror that war had created,
और वो उस हॉरर को एक्सप्रेस कर रहा है, उस डर को एक्सप्रेस कर रहा है जो वॉर ने क्रिएट किया था. Another recurrent theme in the poetry of Ted Hughes is death. जी, theme of death भी एक recurrent theme है. He examines different attitudes and aspects of death. वो different aspects को examine करता है death के. He talks about the death in war, death of a man, death of an animal, and about the sorrow and success which comes with the arrival of death. कि क्या कुछ होता है कि इंसान की डेथ किस तरह होती है, एनिमल की डेथ कैसे होती है, और उसके बाद जो सॉरोज़ होते हैं और या जो सक्सेस होती है आफ्टर द अराइवल ऑफ डेथ वो क्या होती है. ही लव्स टू डिस्कस द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोसेस दैट डेथ जर्नली मीन्स फॉर इट. वो डिस्कस करना चाहता है इस डेथ के प्रोसेस को और इसकी फुलफिलमेंट को. इन हिज अर्ली पोइट्री ही राइट्स द डेथ ऑफ द 6 यंग मैन. उसकी अर्ली पोइट्री थी जिसमें उसने 6 यंग मैन की डेथ के बारे में लिखा था. एंड कंट्रास्ट देयर हॉलीडे मूड विद देयर प्री मेच्योर डेथ. कि वो दिखाया हुआ है कि वॉर से पहले उनका क्या मूड था, वो किस तरह से एक हॉलीडे मूड में रहते थे. उसका कंट्रास्ट दिखाया हुआ है कि जब जंग हो जाती है तो यही 6 यंग मैन की डेथ हो जाती है 1 by 1 और ये प्री मेच्योर डेथ होती है. इन ग्रीफ फॉर डेड सोल्जर्स ही ब्रिंग्स आउट द आयरॉनिकल कंट्रास्ट बिटवीन रिमेंबरिंग ऑफ वॉर हीरोज़ एंड द ग्रीफ एंड डिस्पेयर विच दे लीव बिहाइंड फॉर द विडोज़ एंड ऑर्फन्स. यानी वो दिखाया हुआ है कि डेड सोल्जर्स के लिए गम का इजहार करते हैं और यहाँ पे वो आयरॉनिकल कंट्रास्ट पेश कर रहा है कि वो एक तरफ वॉर हीरोज़ याद करें जबकि दूसरी जानब जो वॉर हीरोज़ हैं वो दुख और डिस्पेयर छोड़ के गए हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, जिसमें विडोज़ और ऑर्फन्स शामिल हैं. इन द पिग, ये एक और नज़म है. ही स्पीक्स ऑफ द डेथ ऑफ एन एनिमल. एक एनिमल की डेथ का जिक्र करता है. एंड डिस्कसेस इट विदाउट एनी सेंटिमेंटालिटी, यानी उसमें कोई इमोशनलिज्म नहीं नज़र आ रहा. एंड पैथोस. द शैडो ऑफ डेथ प्रिवेल्स ऑन मैनी ऑफ हिज अदर पोएम्स. बहुत सारी पोएम्स में उसका ये हमें डेथ का शैडो नज़र आता है. हिज पोएम द ग्रीन वुल्फ paints a realistic and grim picture of death. Realistic picture दिखाई गई है the green wolf में भी. Your neighbors moves less and less, attempts less. भी टेक्सचुअल कोट है. आप ये देख सकते हैं कि टेक्सचुअल कोट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि आप ये कंटिन्यूटी डॉट्स दे के छोड़ सकते हैं. But the left hand seems to freeze. To sum up, we can say that Ted Hughes is primarily concerned with the material reality. यानी वो material reality को पेश करता था, not simply the reality of superficial culture, but one that governs large questions of life and death, nature and the animal world, and above all the inner world of man. यानी ये सारे topics वो पेश करता है, उन themes को अपनी poetry में discuss करता है. Equally remarkable is the fact that Hughes has treated of many modern concerns. यानी उसने बहुत से modern concerns को treat किया था Hughes ने, like war and violence, जो कि आज का सबसे ज़्यादा ताज़ा concern है, with an awareness which is lacking in many of his contemporary poets. यानी जो उससे पीछे poets गुजर चुके हैं, जो पहले poets थे, वो इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते थे, ख़ास तौर पे war and violence का. No wonder then that Hughes has become a major poet during the last 30 years and been appointed the poet laureate. और इसकी बोल्डनेस की वजह से कि इसने इतने ऐसे सेंसिटिव इशू को डिस्कस किया है जिसमें वॉर एंड वायलेंस आ जाता है, डेथ आ जाता है, तो ये तमाम जो इम्पॉर्टेंट मेजर थीम्स हैं ये इसने अपनी पोइट्री में डिस्कस किए हैं, जिसकी वजह से 30 सालों से इसको अपॉइंट किया गया था एज अ पोइट लॉरिएट और इसी वजह से ये मेजर पोइट कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में. जी स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेजर थीम्स ऑफ टेड ह्यूग्स पोइट्री. Inshallah, I'll be covering more topics in my upcoming videos and important questions as well. Till then, students, this is your host Samia Umer signing off from English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.